हेलो मेरे फ्रेंड्स, वेलकम टू मनाव प्राइम। आज से हम एक शानदार सीरीज को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है डूम्सडे हंटर। नाउ बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक वर्ल्ड का सीन दिखाते हैं जिस वर्ल्ड के अंदर एक पोर्टल ओपन हो गया है। इस पोर्टल की मदद से ह्यूमंस कल्टीवेशन वर्ल्ड और मॉन्स्टर वर्ल्ड के अंदर जा सकते हैं, जहां पर जाके उन्हें मॉन्स्टर्स को मारना है। जैसे से वो मॉन्स्टर्स को मारते जाएंगे, ह्यूमंस का खुद का लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा। इसी के साथ उस वर्ल्ड में जाने से ह्यूमंस को काफी सारे नए नए रिसोर्सेज मिलते हैं जिनको वो अपने वर्ल्ड में लेके आ सकते हैं। काफी टाइम तक ह्यूमन इस काम को करते रहते हैं और उस वर्ल्ड के अंदर जाकर अपनी पावर को इंक्रीज करते रहते हैं। लेकिन तभी अपोकलिप्स शुरू हो गया और भी कई सारे तरह के पोर्टल्स ओपन हो गए। इस बार ये पोर्टल्स डबल साइडेड थे। मॉन्स्टर्स भी उस वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आना शुरू हो गए थे। जैसे ही वो मॉन्स्टर ह्यूमन वर्ल्ड में आए, उन्होंने ह्यूमंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। इसी के साथ मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस के बीच में एक बैटल शुरू हो गई। इस बैटल के अंदर मॉन्स्टर्स बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। उन्होंने बड़ी आसानी से कई सारी सिटीज को खत्म कर दिया। कुछ ही दिनों में मॉन्स्टर्स ने पूरी दुनिया को खत्म कर दिया। एक आखिरी सिटी बची थी और कुछ आखिरी लोग बचे थे। उन्होंने उस सिटी को बचाने की आखिरी दम तक कोशिश की। उस सिटी को मॉन्स्टर्स ने चारों तरफ से घेर लिया और उस सिटी के ऊपर अटैक करना शुरू किया। जब तक वो मॉन्स्टर उस जगह पहुंचे थे, तब तक उस सिटी के लोग भी काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। उन्होंने डट के उन मॉन्स्टर्स का सामना किया, लेकिन मॉन्स्टर्स अभी बहुत ज्यादा थे। कुछ ह्यूमंस जो उन मॉन्स्टर्स में फाइट कर रहे थे, वो अपने लीडर से कहते हैं ये मॉन्स्टर्स तो लगातार आते जा रहे हैं, अगर इसी तरह से ये फाइट चलती रही तो हम हार जाएंगे। इस टाइम पर हम कुछ आखिरी बचे लोगों में से एक है, अगर हम हार गए तो सब खत्म हो जाएगा। वो ह्यूमन ये कह रहा होता है, तभी उसे कुछ बहुत खतरनाक दिखाई देता है। वो उसे देखकर बहुत चौंक जाता है। पास ही में एक पोर्टल ओपन होता है। उस पोर्टल के अंदर से कोई खतरनाक चीज बाहर आने लगती है। ये एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है जो कि डीमन लॉर्ड है। जैसे ही वो डीमन लॉर्ड उस ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर आता है, बाकी मॉन्स्टर्स की पावर भी जिससे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो और भी ज्यादा तेजी से ह्यूमंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। एक ह्यूमन कहता है इस डीमन लॉर्ड के आते ही बाकी सारे मॉन्स्टर्स की पावर भी जैसे बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये ज्यादा तेजी से हम पर अटैक कर रहे हैं, हमें जल्दी से इस डीमन लॉर्ड का कुछ करना होगा। जिस उनको शैन कहता है अब कोई और रास्ता नहीं है, मुझे रिटर्न टुगेदर का यूज करना होगा। वही एक आखिरी स्किल है जिसकी मदद से हम इसको मार सकते हैं। मैं शेन उस स्किल को यूज करने के लिए जा रहा हूँ। जिस उनको बाकी ह्यूमंस कहने लगते हैं शेन ऐसा मत करो, तुम इंसानियत की आखिर उम्मीद हो, तुम हम सब में सबसे ज्यादा ताकतवर हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अगर तुमने रिटर्न टुगेदर स्किल को यूज कर लिया तो उसके साथ में तुम भी मर जाओगे। तभी शेन बिना घबराए उड़ते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है और फिर कहता है मुझे पूरा यकीन है तुम लोग सब संभाल लोगे। जब भी डीमन गॉड मर जाएगा उसके बाद में इन मॉन्स्टर की संख्या और स्पीड सबकी सब काफी ज्यादा कम हो जाएगी। हमारे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मुझे ये सेक्रीफाइस करना ही होगा। ये कहते हुए शैन उस स्किल को यूज करना शुरू करता है। उसके आसपास में काफी सारी तलवार दिखाई देने लगती है। इसी समय वो ह्यूमंस जो कि मर चुके हैं उनकी स्पिरिट भी वहां पर आ जाती है। वो शेन को देख कहती है शेन हम भी तुम्हारी मदद करेंगे, हमारे पास में जो भी स्पिरिट पावर बची है वो सबके सब हम तुम्हें देते हैं। उसकी पावर का यूज करके तुम इस डीमन लॉर्ड को हरा दो। शेन कहता है बिल्कुल ऐसा ही होगा, मेरे पास जितनी पावर है वो सबकी सब इसको मारने में मैं लगा देने वाला हूँ। आज हर हाल में इस डीमन लॉर्ड का अंत होगा। शेन के इतना कहने के साथ ही शेन के पीछे पीछे वो सारी स्पिरिट्स आके लग जाती है। शेन के पीछे उन स्पिरिट्स का ऑरा दिखाई देने लगता है। वो सब के सब एक साथ उस डीमन लॉर्ड की तरफ बढ़ने लगता है। डीमन लॉर्ड भी उन पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे टकराते हैं, वहां पर एक बहुत जोरदार धमाका होता है। इस धमाके में डीमन लॉर्ड और फाइनल इमोर्टल शेन दोनों मर जाते हैं। डीमन लॉर्ड के मरने के साथ ही मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, लेकिन ह्यूमंस अभी भी इतने ज्यादा ताकतवर नहीं होते कि उन मॉन्स्टर्स को मार सके। एक लंबी लड़ाई के बाद में मॉन्स्टर्स उस फाइट के अंदर जीत जाते हैं और ह्यूमंस पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। इसके बाद में हमें बताया जाता है क्योंकि शेन ने उस डीमन लॉर्ड को मार दिया होता है, इसलिए शेन को एक पावर मिलती है रीइंकार्नेशन की। शेन को वापस से एक मौका दिया जाता है अपने वर्ल्ड को स्टेबलाइज करने का। इसके बाद में अगले सीन में देखते हैं दो लोग एक जगह पे आए होते हैं। सामने की तरफ खड्डा होता है जिसमें बहुत सारी लाशें पड़ी होती है। उनमें से एक कहता है हम यहाँ पर क्यों आए हैं, वो भी इतनी रात को यहाँ पर आने का कोई मतलब नहीं बनता है। दूसरा बंदा उन लाशों के ऊपर अपनी तलवार मार रहा होता है और कहता है यहाँ पे तुम देख नहीं रहे कितनी सारी लाशें पड़ी है, इन लाशों के पास में काफी सारे वेपन्स और रिसोर्सेज है। ये सभी लोग मर चुके हैं, इनके रिसोर्सेज किसी भी काम नहीं आएंगे, इन रिसोर्सेज को हम अपने पास में रख लेते हैं। और तुरंत अपनी तलवार को उस आदमी के मुंह में घुसा देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर पास में खड़ा हुआ दूसरा बंदा कहने लगता है तुमने मेरे लीडर को मार दिया, तुम एक मॉन्स्टर हो। शेन कहता है ये कौन सी जगह है और मैं किस टाइम पर हूँ, मुझे याद है आखिरी टाइम पर मैं उस डीमन लॉर्ड से फाइट कर रहा था। ए तुम मुझे बताओ ये मैं कहाँ पर हूँ। ये कहने का तुम शेन एकदम से देखता है वो आदमी जिसको शेन ने अभी भी मारा है, उसकी बॉडी के अंदर अजीब से रिएक्शन शुरू हो गए हैं।
फिर तभी अचानक से वो मरा हुआ आदमी वापस जिंदा हो जाता है और शेन के ऊपर अपने हाथ से अटैक कर देता है और उसे गलत बनने लगता है। इस अचानक अटैक कारण शेन जमीन पर गिर जाता है। उसके हाथ में से उसकी तलवार छूट जाती है। शेन कहता है तुम तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो। इसके बाद में शेन इधर उधर अपना हाथ मारने लगता है। शेन को कोई भी चीज ढूंढ रहा होता है जिससे वो उस पर अटैक कर सके। तभी शेन के हाथ में एक हड्डी लग जाती है। शेन तुरंत उस हड्डी को पकड़ता है और सीधे उसे उस अजीब से मॉन्स्टर की पेट के अंदर घुसा देता है। जैसे ही हड्डी उस मॉन्स्टर के पेट में घुसती है, उस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। वो तुरंत शेन के ऊपर से उछल जाता है और थोड़ा दूर खिसक जाता है। इसके बाद में शेन वापस से खड़ा होता है और फिर हंसते हुए कहता है ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस था। फिर शेन उस मॉन्स्टर से कहता है अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। ये कहते हुए शेन अपनी तलवार को अपने हाथ में लेकर जोर से उस मॉन्स्टर की तरफ कूदता है और वापस से उसके मुंह में अपनी तलवार घुसा देता है और इस बार बड़ी अच्छी तरह से उस मॉन्स्टर को मार देता है। इसके बाद में शेन सोचने लगता है ये जगह जहाँ पर मैं हूँ ये दिखने में काफी ज्यादा अलग सी लग रही है। इसे देखकर एक बात तो मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ, मैं इस टाइम पर ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर नहीं हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कल्टिवेशन वर्ल्ड में हूँ। अगर मैं कल्टिवेशन वर्ल्ड के अंदर हूँ तो जरूर से सिस्टम मेरी मदद करेगा। ये कहते हुए शेन जोर से चलने लगता है सिस्टम सिस्टम मेरी आवाज़ सुनो, जवाब दो। लेकिन शेन को सिस्टम की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिल रहा होता है। ये सुनो शेन सोचने लगता है ये सब क्या हो रहा है, सिस्टम रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा, इस सब का मतलब क्या है। इसके बाद में शेन उस दूसरे बंदे की तरफ देखने लगता है। शेन जैसे उसकी तरफ देखता है वो बंदा बहुत डर जाता है और जमीन पे गिर जाता है और शेन से पूछने लगता है तुम क्या हो, क्या तुम एक इंसान हो या फिर कोई भूत। शेन कहता है जिसने हजारों मॉन्स्टर्स को केवल अपने हाथों से मार दिया हो उससे इस तरह के बेकार क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। वो दूसरा आदमी कहता है क्या प्लीज तुम मुझे अपना बैज दिखा सकते हो जो कि तुम्हारी कमर पे लटक रहा है। जिसमें शेन कहता है कौन सा बैज। इसके बाद शेन कमर पे देखने लगता है, वहां पर सच में एक बैज होता है। शेन उसे उतारता है और उसे देखता है, उसके ऊपर उसका नाम लिखा है गू क्वेंग शेन क्वाक्यू कैंप। इसे पढ़ने के बाद में शेन उस बैज को उस आदमी को दिखाता है और सोचने लगता है ये बैज मुझे याद है, ये बैज इस कल्टिवेशन वर्ल्ड का है लेकिन ये बहुत ज़्यादा पुराना वर्जन है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे पास में इस वर्जन का बैज क्यों है। तभी वो दूसरा आदमी भी उस बैज को देखने लगता है और फिर कहता है गलतफहमी, बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है मुझे। तुम तो क्वासिया कैंप से हो, हमने तुम पर अटैक किया, जल्दी से तुम मेरे पीछे आओ, ये एरिया बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये कर वो आदमी एक दिशा में जाने लगता है। शेन पीछे तो देखता है और उस आदमी को जिसको उसने अभी मारा है उसके बालों में से उसके हेयर पे निकाल लेता है और फिर सोचने लगता है इनके पास में लेदर के आर्मर है। इससे पता पड़ रहा है इनके पास में नए टाइप के आर्मर की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, अभी भी लेदर के आर्मर्स को यूज़ कर रहे हैं। ये सोचते हुए शेन उस हेयर पिन को अपने बालों में निकाल लेता है और फिर उस आगे चल रहे आदमी के बीच में चलने लगता है और उससे पूछता है ये कौन सा टाइम है। ये सुनकर वो आदमी शेन को उस कल्टिवेशन वर्ल्ड की लैंग्वेज में उस जगह के टाइम को बताने लगता है। शेन जैसे ही सुनता है बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वो सोचने लगता है ये तो बहुत ज़्यादा पुराना टाइम है, यानी कि इसका मतलब मैं कल्टिवेशन गेम के अंदर हूँ, वो भी 10 साल पहले। ये 10 साल पहले का कल्टिवेशन वर्ल्ड है। जैसे ही शेन को ये सब कुछ समझ आ जाता है, शेन को अपने आंखों के सामने बहुत सारी सिस्टम विंडो दिखाई देने लगती है। फर्स्ट सिस्टम पे लिखा हुआ है तुमने सही टाइम को पता लगा लिया है। दूसरे पे लिखा है अपोक्लिप्स से बाहर निकलने में तुम सक्सेसफुल रह चुके हो, आइडेंटिटी रीसेट सक्सेसफुली हो चुका है। अब तुम एक वैनगार्ड सोल्जर हो जो कि ह्यूमंस के क्विकस्टैक कैंप से बिलोंग करता है। ये पढ़कर शेन सोचने लगता है ये सब क्या हो रहा है, मैं इस बार वैनगार्ड सोल्जर कैसे बन गया। तभी शेन को एक और विंडो शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है वॉरगॉड सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, तुम्हारे एडवेंचर के पाथ को फिर से रीसेट किया गया है, ये तुम्हारा रीइंकार्नेशन है। ये पढ़कर शेन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और यहीं पर इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। डूम्सडे हंटर का एपिसोड 2 स्टोरी स्टार्टिंग में देखते हैं शेन का रीइंकार्नेशन हो चुका है और शेन को ये समझ आ चुका है कि वो इस टाइम पर कल्टिवेशन वर्ल्ड के अंदर है और साथ ही शेन को ये भी पता है वो किस क्विकसा कैंप का वैनगार्ड है। शेन के साथ में एक आदमी है जो कि शेन को क्विकसा कैंप की तरफ लेके जा रहा है। इसी के साथ शेन के पास में सिस्टम की पावर भी आ चुकी है। शेन उस सिस्टम की पावर को देख रहा होता है। इसी समय कहीं से एक मॉन्स्टर शेन की तरफ अटैक करने के लिए आता है। शेन के साथ वाला बंदा जोर चिल्लाकर कहता है वो मॉन्स्टर हमारी तरफ आ रहा है, अब हम मरेंगे। शेन कहता है बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, इससे मैं फाइट करता हूँ। ये कहते हुए शेन अपनी तलवार निकाल लेता है और आगे बढ़कर उस मॉन्स्टर पर अटैक करने की कोशिश करता है। उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए शेन कोई स्पेशल स्किल का यूज करता है, लेकिन किसी कारण से शेन की स्किल एक्टिवेट नहीं होती। वो मॉन्स्टर बड़ी आसानी से अपने हाथ का यूज करके शेन के उस अटैक को ब्लॉक करता है और शेन को थोड़ा दूर फेंक देता है। शेन सोचने लगता है ये सब क्या हुआ, मेरी स्किल एक्टिवेट क्यों नहीं हुई, यानी कि इसका मतलब मैं टाइम में पीछे आ गया हूँ और साथ में मेरे पास में इस टाइम कोई भी स्किल नहीं है। अब जो कुछ भी है वो सब मेरी नॉलेज से ही है। इसी समय वो मॉन्स्टर वापस से शेन पर टेक्निकल लगने लगता है। शेन सोचता है मुझे पता है इस मॉन्स्टर को किस तरह से मारना है, इसके वीक ऑर्गन्स कहाँ पर होते हैं। इसी समय वो मॉन्स्टर उछलता है और शेन के ऊपर अटैक कर देता है। शेन जल्दी से उस मॉन्स्टर को नीचे आता है और उस मॉन्स्टर को नीचे की साइड से 2 टुकड़ों में काट देता है और इस तरह से वो मॉन्स्टर मर जाता है।
शेन कहता है आखिरकार मैंने इसे मार दिया। इसी समय शेन को सामने की तरफ से बहुत सारी आंखें दिखाई देती है जो कि लगातार उसके पास आ रही होती है। शेन उन्हें देख कहता है बहुत सारे मॉन्स्टर्स है जो कि इस तरफ आ रहे हैं, मुझे पता था ये आएंगे क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूरी पर बहुत सारे लोग मरे हुए हैं। उनकी स्मेल ने इन सारे मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट किया होगा। मैं किसी भी हाल में इन मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकता हूँ। मैंने एक मॉन्स्टर को ही बड़ी मुश्किल से मारा है। इस टाइम पर मेरे पास में कोई भी स्वॉर्ड स्किल नहीं है। अगर मैं इनसे फाइट करने भी जाऊंगा तो एक सेकंड भी नहीं टिक पाऊंगा। इसलिए अभी एक ही चीज है जो मैं कर सकता हूँ, यहाँ से भागो। ये कहते हुए शेन अपने साथ वाले उस बंदे की तरफ भागने लगता है और उसे पूछता है क्या यहाँ आसपास में कोई जगह है जहाँ पर हम छुप सकें। वो बंदा कहता है हाँ, यहाँ पास ही में एक जगह है जिसे मैजिक टेरिटरी से छुपाया हुआ है। वो जगह ज्यादा दूरी में नहीं है, हम भाग के वहाँ पहुंच सकते हैं। ये सुनते ही शेन और वो बंदा उस तरफ भागने लगता है। थोड़ी दूर भागने वो बंदा बोलता है वो जगह हम पहुंच चुके हैं। ये कहते हुए बंदा अजीब से जादू की पोर्टल जैसी चीज में अंदर घुस जाता है और शेन से भी कहता है शेन जल्दी से अंदर आ जाओ। ये सुनते शेन भी भागते हुए उस पोर्टल के अंदर घुस जाता है। ये पोर्टल एक स्पेशल तरह की मैजिक से बना हुआ होता है जिसे मोस्टर देख नहीं सकते होते हैं। जैसे शेन उस पोर्टल के अंदर घुस जाता है सभी मोस्टर इधर उधर देखने लग जाते हैं और सोचने लगता है ये लोग गए कहाँ, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। इसके बाद में हम उस टेरिटरी के अंदर से देखते हैं। वहाँ पर अंदर एक छोटा सा बंकर है जिसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग शील्ड बनी हुई है जिसके अंदर के लोग बाहर देख सकते हैं लेकिन बाहर वाले अंदर नहीं देख सकते। शेन के साथ वाला बंदा शेन से कहता है हम यहाँ पर बिल्कुल सेफ है, वो मॉन्स्टर्स यहाँ से अंदर नहीं आ पाएंगे। शेन कहता है मुझे लगता है वो आ सकते हैं क्योंकि हम इस जगह के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे अंदर आने से मैजिक के अंदर गड़बड़ी शुरू हो जाएगी। जैसे वो गड़बड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी उन मॉन्स्टर्स को हम दिखाई देने लग जाएंगे। जिसमें बंदा पूछता है तो हम क्या करें। शेन कहता है हमें स्प्लिट स्टोन की जरूरत है, जितने ज़्यादा स्प्लिट स्टोन हमारे पास में होंगे उतनी ज़्यादा देर तक हम यहाँ पर रुक पाएंगे। अगर किसी तरह से हमें बहुत सारे स्प्लिट स्टोन मिल जाते हैं तो हम काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पर रुक सकते हैं। ये सुनकर बंदा कहता है ठीक है, मैं एक बार इस पूरी जगह पे देख लेता हूँ, हो सकता है कुछ स्प्लिट स्टोन मुझे यहाँ पे मिल जाए। ये कहते हुए बंदा वहाँ से भागता हुआ चला जाता है। शेन सोचने लगता है बस कुछ सेकंड पहले की बात लग रही है कि मैं उस डीमन लॉर्ड से फाइट कर रहा था, या फिर शायद नहीं, कुछ सेकंड पहले की नहीं, ये मेरी पिछली लाइफ की बात है। डीमन लॉर्ड के साथ हुई इस फाइट में मैं बुरी तरह से मारा गया था। मुझे याद है मेरी पिछली लाइफ में हम सब लोग इस कल्टिवेशन वर्ल्ड को एक गेम की तरह समझते थे जिसमें लोग अंदर आ जाते थे, मॉन्स्टर्स को मारते थे और चीज़ों को लेकर यहाँ से चले जाते थे। हमने उस टाइम पर कभी भी ये समझने की कोशिश नहीं की ये पोर्टल्स ओपन हुए कैसे, मॉन्स्टर्स अंदर क्यों हैं और क्या कभी ये मॉन्स्टर हमारी दुनिया में भी आ सकते हैं। उसी का रिजल्ट है उस प्रीवियस लाइफ के अंदर हमारी पूरी दुनिया तबाह हो गई और मैं यहाँ पर रिबॉर्न हो गया। ये वो टाइम है जब हमारी बर्थ हुई पूरी तरह सुरक्षित है, उसे खत्म होने में अभी 10 साल बाकी है और इस टाइम पर मैं एक कल्टिवेशन वर्ल्ड के अंदर हूँ। अर्थ पे किसी भी ह्यूमन को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता है कि उनके ऊपर इतना बड़ा अटैक होने वाला है। केवल मैं इस बारे में जानता हूँ और मैं यहाँ पर इस तरह से फंसा हुआ हूँ। मुझे किसी भी तरह से सर्वाइव करना होगा, लेकिन कैसे मैं सर्वाइव करूँगा मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। मेरी स्वॉर्ड स्किल्स बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। ये सोचते हुए शेन बहुत ज़्यादा निराश होता है। वो अपनी सिस्टम विंडो को ओपन करता है, उसमें देखने लगता है उस सिस्टम विंडो के अंदर लिखा हुआ है सोल एबिलिटी 45, कल्टिवेशन लेवल फर्स्ट। जब शेन ये पढ़ता है और ज़्यादा निराश होता है, वो सोचने लगता है मैं कल्टिवेशन के केवल फर्स्ट लेवल पर हूँ, मुझे ताकतवर बनने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना होगा। तभी शेन को एक और स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है तुम्हारे लिए एक नए टाइप का फंक्शन अनलॉक किया जा रहा है, क्या तुम चाहते हो इसे अनलॉक किया जाए। शेन बिना कुछ सोचे कह देता है हाँ कर दो। शेन कितना कहते ही वो फंक्शन अनलॉक हो जाता है। अब उस सिस्टम के ऊपर लिखा हुआ है नए फंक्शन के हिसाब से तुम्हें वेपन्स के अंदर पावर दी जाती है। तुम जिस भी वेपन को उठाओगे उस वेपन के अंदर पावर आ जाएगी, लेकिन उसमें पावर डालने के लिए तुम्हें अपने सोल पॉइंट्स को यूज करना होगा। अब तुम किसी वेपन को उठाओ, जैसे तुम उस वेपन को उठाओगे तुम्हें पता पड़ जाएगा उस वेपन को अपग्रेड करने के लिए तुम्हें कितने पॉइंट्स की नीड है। ये पढ़कर शेन आसपास में देखता है उस बंकर के अंदर काफी सारे वेपन्स पड़े होते हैं। शेन एक तलवार को उठा लेता है और सोचने लगता है मेरी पिछली लाइफ में मेरी स्वॉर्ड स्किल सबसे ताकतवर थी, इस लाइफ में भी मुझे इसे ट्राई करना चाहिए। जैसे ही शेन उस तलवार को उठाता है शेन को स्किल विंडो शो जाती है जिसके ऊपर उसे 2 ऑप्शन शो होते हैं। दोनों ऑप्शंस का बिल्कुल सेम प्राइस है 2 पॉइंट्स। शेन उन दोनों ऑप्शंस को पढ़ता है और फिर सोचता है नहीं ये बिल्कुल बेकार आइडिया है, मेरे पास में अभी ज्यादा शानदार स्वॉर्ड स्किल्स नहीं है, इसलिए अगर मॉन्स्टर से मैं हैंड टू हैंड फाइट करूंगा तो पक्के तौर पे मारा जाऊंगा। मॉन्स्टर्स के अगर मैं पास भी चला गया तो वो एक ही झटके में मुझे मार देंगे, इसलिए अभी के लिए अच्छा होगा मैं कोई ऐसे वेपन को अपग्रेड करूं जिसे मैं दूर से यूज कर सकूं। ये सोचते हुए शेन एक बो उठा लेता है, उसको उठाते ही शेन को स्किन विंडो शो जाती है। इस बार शेन को 4 ऑप्शन शो होते हैं, 2 ऑप्शंस में 2-2 पॉइंट्स लगेंगे, एक ऑप्शन 4 पॉइंट्स का है और एक 6 पॉइंट्स का। शेन को उन 4 ऑप्शन से 6 पॉइंट्स वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा पसंद आता है, लेकिन पॉइंट्स ज्यादा लगने की वजह से शेन उसे रिजेक्ट कर देता है।
और उसके बदले में सबसे छोटे वाले दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता है, जो है स्टेबलाइजिंग शूटिंग और कंपनसेटिव शूटिंग। जैसे ही शेन उन्हें सिलेक्ट करता है, शेन की बॉडी के अंदर एक लाइट चमक लगती है जो शेन की बॉडी के अंदर ही जाने लगती है। लाइट कम होने पर शेन कहता है अब टाइम आ गया है टेस्ट करने का, मुझ में कितनी पावर आई है। ये सोचते हुए शेन कुछ एरोस को उठाता है और उन्हें अपने बॉ की मदद से शूट करता है। एरोस बिल्कुल सही निशान में जाके लगते हैं, लेकिन शेन इस रिजल्ट से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं होता। शेन सोचने लगता है निशाना बिल्कुल सही लगा है, लेकिन फिर भी इस अटैक में बिल्कुल ही पावर नहीं है, मॉन्स्टर्स की इससे कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद में शेन को जो आइडिया आता है, शेन सोचता है अगर मैं अपनी स्पिरिट पावर को डायरेक्टली अपने एरोज में यूज करूं तो क्या होगा। ये सोचते हुए शेन एक और एरो फायर करता है और इस बार उस एरो के अंदर अपनी स्पिरिट पावर को भी यूज करता है। शेन के इस वाले अटैक के अंदर बहुत ज्यादा पावर हो जाती है। शेन का वो एरो उस निशाने को तोड़ते हुए और उसे पूरी तरह से नष्ट करते हुए उसके आर पार निकल जाता है। इसी तरह से शेन 2 एरो और फायर करता है जो भी बिल्कुल सही निशाने पे लगते हैं और अपने निशान को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। ये देखकर शेन कहता है अब हुई ना बात, अब ये अटैक बिल्कुल सही लग रहा है। अब मुझे यकीन है कम से कम इसकी वजह से मैं लो टियर के मॉन्स्टर्स को तो मार पाऊंगा और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये पावर और भी ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी। शेन ये सोचते हुए बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, तभी अचानक से वहाँ की पूरी जमीन हिलने लगती है। शेन कहता है ये क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे भी अर्थक्वेक आ रहा है। तभी शेन को एहसास होता है ये कोई अर्थक्वेक नहीं है, ये किसी के चलने की आवाज है। शेन उस बनकर के बेर के पास आगे देखता है। उस बनकर के बाहर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है जिसका सर नहीं है। उसे देखकर शेन कहता है ये तो फेसलेस जाइंट है। ये जाइंट पहली बार तब दिखाई दिया था जब प्लेयर्स पहली बार इस कल्टिवेशन वर्ल्ड के अंदर आए थे, लेकिन ये अभी क्यों आया है। मेरी टाइमिंग के हिसाब से तो इसे अभी नहीं आना चाहिए था। चैन किसका मतलब ये है सब कुछ जो कि मेरी पिछली लाइफ में हुआ था वो सब कुछ यहाँ पे बदल जाएगा। इसी समय शेन के साथ वाला बंदा भी वहाँ पहुंचता है और उस मॉन्स्टर को देख कहता है ये मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा बड़ा है, ये किस तरह का मॉन्स्टर है। शेन कहता है ये फेसलेस जाइंट है, ये नेशन सोल स्टेज पर है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। शेन की इन बातों को सुनकर वो साथ वाला बंदा और ज्यादा डर जाता है। वो चिल्लाने लगता है ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है, अब हम मरने वाले हैं। अगर इसने इस बैरियर के ऊपर या इसके आसपास में भी कहीं पाँव रख दिया तो हम कुचल के मर जाएंगे। शेन उसे चिल्ला के कहने लगता है बिल्कुल शांत रहो, मेरा यकीन मानो, हम बिल्कुल भी मरने वाले नहीं हैं। और फिर जैसा शेन कहता है वैसा होता भी है। वो जाइंट बिना उस बैरियर को और बिना शेन को देखे उस बैरियर के ऊपर से होता गुजर जाता है। शेन कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, मुझे पता था ये यहाँ पर हमारे लिए नहीं आया है। तभी वो बंदा कहने लगता है लेकिन प्रॉब्लम्स अभी भी खत्म नहीं हुई है, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इस फॉर्मेशन को देखो, इसके अंदर क्रैक पड़ चुके हैं, ये बैरियर किसी भी समय टूट सकता है। शेन कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बैरियर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। मैंने तुमसे कहा था ही स्पिरिट पावर की हमें जरूरत है, उसके बिना ये बैरियर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। शेन के इतना कहने के साथ ही एक साइड से वो बैरियर टूट जाता है। बाहर के साइड के मॉन्स्टर शेन को देख लेते हैं और तेजी से उस छेद से उस बैरियर के अंदर घुसने लगता है। शेन उन मॉन्स्टर्स को आता हुआ देख लेता है और चिल्ला कहता है तैयार हो जाओ, मॉन्स्टर्स हम पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। उन्हें हम दिखाई दे चुके हैं, हमारी लोकेशन का उन्हें पता चल गया है। और यहीं पर इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये है डूम्सडे हंटर का एपिसोड 3। स्टोरी शीट में देखते हैं शेन और उसके साथ में एक बंदा एक बंकर के अंदर है जो चारों तरफ से एक मैजिकल शील्ड से प्रोटेक्टेड है। इस शील्ड की वजह से बाहर के कोई मॉन्स्टर अंदर नहीं देख सकते हैं, लेकिन अंदर जो भी लोग हैं वो सब बाहर देख सकते हैं। इसी समय उस बंकर के पास से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर गुजरता है। वो बड़ा सा मॉन्स्टर उस बंकर को देखने तो नहीं पाता, लेकिन उसके वजह से गुजरने के कारण उस बंकर की वो शील्ड काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है। उस मॉन्स्टर के पास जाते ही उस शील्ड के अंदर दरार पड़ना शुरू हो जाती है और फिर देखते देखते एक साइड से शील्ड टूट भी जाती है। बाहर के साइड के मॉन्स्टर अब अंदर देख सकते हैं। शेन चिल्ला के अपने साथी से कहता है जिसका डर था वो हो गया है, शील्ड टूटना शुरू हो गई है। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था इस शील्ड को बनाए रखने के लिए हमें स्पिरिट स्टोन की जरूरत है। जल्दी से जाओ और स्पिरिट स्टोन का यूज करके इस शील्ड को वापस ताकतवर बनाओ और कोशिश करो इस शील्ड को तुम वापस से फॉर्म कर सको। शेन ये कह रहा होता है तभी वो सारे मॉन्स्टर शेन की तरफ भागते हुए आने लगते हैं। शेन तुरंत उनकी तरफ दिखता है और अपना एक एरो उनके ऊपर फायर कर देता है। पहला एरो सीधे जाकर एक मॉन्स्टर के आता है और मॉन्स्टर तुरंत मर जाता है। ये देखकर शेन कहता है ये काफी ज्यादा अच्छा है, इन मॉन्स्टर्स के ऊपर दूर दूर से अटैक करना काफी ज्यादा आसान है। मेरे पास में 2 नई स्किल्स है, इनकी मदद से मैं इन्हें संभाल सकता हूँ। ये कहते हुए शेन अपनी सेकंड स्किल कंसेक्यूटिव शूटिंग का यूज कर देता है। शेन के स्किल को यूज करते ही उन सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर लगातार कई सारे तीर गिरने लगते हैं और एक ही झटके में कई सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं। तभी शेन को एक स्किल विंडो शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है तुम्हारा लेवल अप हो गया है, अब तुम कल्टिवेशन के सेकंड लेवल पे पहुंच चुके हो। ये देखकर शेन थोड़ा सा खुश होता है और फिर सोचने लगता है अभी खुश होने का टाइम नहीं है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि कभी भी आ सकती है। वो फेसलेस जाइंट हो सकता है दोबारा से हमारे ऊपर अटैक करे। इसी समय शेन के साथ वाला बंदा शेन के पास में आता है और उससे कहता है मैंने शील्ड को वापस से फॉर्म कर दिया है।
इसके लिए काफी ज्यादा एनर्जी यूज हुई है। मुझे यकीन है ये शील्ड काफी लंबे टाइम तक अब यहाँ पे टिक पाएगी। शेन कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। दूसरा बंदा कहता है क्या गड़बड़ है, वो फेसलेस जायंट यहाँ से जा चुका है, इसके अलावा और क्या गड़बड़ हो सकती है। शेन कहता है उससे भी बड़ी दिक्कत एक आने वाली है। फेसलेस जायंट अकेला मोस्टर नहीं है जो कि यहाँ पर अपीयर हुआ होगा, मुझे पूरा यकीन है उसके साथ में कई सारे हाई टियर के सोल्जर्स भी अपीयर हुए होंगे, वो जल्दी हम पर अटैक करने के लिए आएंगे। ये शील्ड फॉर्मेशन जिसकी वजह से हम यहाँ पर अभी तक बचे हुए हैं, ये भी उन सोल्जर्स के ऊपर काम नहीं करेगा। ये सब कुछ इतना ज़्यादा जल्दी हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बहुत बड़ा है जो कि होने वाला है। इसी के साथ ही थोड़ा टाइम बीतता है, सुबह हो गई है। शेन और उसके साथ वाला बंदा दोनों उस बंकर के अंदर एक ऊंचाई पे कहीं बैठे होते हैं और दूर दूर से देख रहे होते हैं। तभी शेन के साथ वाले बंदे को दिखाई देता है बहुत सारी धूल कहीं पे उड़ रही है। उस धूल को देखकर उसको समझ आ जाता है। वो चिल्ला के शेन से कहता है वो सोल्जर्स आ गए हैं। उन सोल्जर्स ने एक आयरन का आर्मर पहना हुआ है और साथ ही वो एक बड़े से स्नेक बीस्ट के ऊपर है। उस बंदे के इतना कहने के बाद हम देखते हैं बहुत सारे सोल्जर वहां से गुजर रहे हैं, उनके पास में बहुत सारे स्नेक्स भी है। उनमें से किसी का भी ध्यान शेन या फिर उस बंकर के ऊपर नहीं पड़ता, वो बस सीधे वहां से निकल जाते हैं। वो सबके सब सीधे उस दिशा में जाते हैं जहाँ पर वो फेसलेस जायंट गया है। उन सभी को ज्यादा देख शेन कहता है मुझे पता था ये ऐसा ही कुछ करेंगे, इनको देखकर था साफ साफ पता पड़ रहा है ये सब के सब बहुत जल्दी में है और ये सब उसी दिशा में गए जिस तरफ वो फेसलेस जायंट गया है। ये कहते हुए शेन उस ऊंचाई से नीचे कूद जाता है और फिर आगे कहता है मुझे पूरा यकीन है इनका कोई प्लानिंग है, ये हाई टियर की मोस्टर है, मुझे किसी तरह से पता लगाना होगा ये जा कहाँ रहे हैं। तभी शेन के साथ वाला बंदा ऊपर की तरफ देखता है और जोर चिल्लाए कहता है देखो ऊपर की तरफ कुछ है जो हमारी तरफ आ रहा है। उस बंदे के इतना कहने के साथ ही कोई चीज बहुत तेज रफ्तार से जिन पर गिरती है, धूल उड़ने लगती है। दूर हटने में हम देखते हैं ये एक पंछी है जो कि बहुत ज्यादा थका हुआ है। वो पंछी हफ्ते में कहता है मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, शायद मैं वहां तक पहुंच गया हूँ। ये कहते हुए पंछी एकदम से अपनी आँख खोलता है और अपने सामने शेन को देखता है और उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो चिल्लाने लगता है ये तो इंसान है। ये कहने के बाद में वो अपनी पूरी तेज रफ्तार से उड़ते हुए जाने लगता है और फिर दोबारा चिल्लाता है ये तो इंसान है, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, मुझे किसी भी तरह से यहाँ से निकलना होगा। तभी शेन उस पंछी के पीछे लग जाता है और फिर चिल्लाए कहता है ये पंछी बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, हम बिल्कुल भी इसको यहाँ से भाग नहीं दे सकते हैं। ये कहते हुए शेन भागते हुए अपनी बो के ऊपर अपना एक एरो लगाता है और फिर उसे जोर से उस पंछी की तरफ फायर कर देता है। एरो सीधे जाकर उस पंछी के पेट पर टकराता है और फिर उस पंछी को एक पेड़ के चुका देता है। इसी के साथ शेन को कुछ सोल पावर मिल जाती है। शेन भागते हुए उस पंछी के पास में आता है। उस पंछी के गले में एक लॉकेट होता है। शेन उस लॉकेट को तोड़ लेता है और फिर कहता है ये क्या है। तभी शेन उस क्रिस्टल को थोड़ा ध्यान से देखता है। ये एक सीक्रेट लेटर है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ब्लड डीमन आर्मी अपने फुल फोर्स से उनके ऊपर अटैक करो और उन्हें खत्म कर दो। ये पढ़कर शेन सोचने लगता है यानी कि इसका मतलब भी तो साफ है, ये पंछी एक मैसेंजर है जिसे किसी ब्लड डीमन आर्मी को मैसेज देने के लिए भेजा था। इस मैसेज के अंदर लिखा हुआ है कोई वॉर स्टार्ट होने वाली है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है कि इस टाइम पर कल्टिवेशन वर्ल्ड और हमारे वर्ल्ड के अंदर किसी तरह की कोई लड़ाई हुई थी। इस टाइम पर तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं इनकी लड़ाई अभी से शुरू हो गई थी और हमारे लिए ये बाद में शुरू हुई थी। या फिर शायद ऐसा भी हो सकता है ये हमारे किसी इंपॉर्टेंट लीडर को मारने के लिए जा रहे हो ताकि जब बाद में असली फाइट हो तो उस फाइट के अंदर ये पहले से 2-3 कदम आगे हो। यानी कि मुझे याद करने की कोशिश करनी होगी किसी की मौत के बारे में जो कि मोस्टर्स के हाथों मारा गया हो लेकिन मोस्टर्स पकड़ में ना आए हो। फिर शेन अपने साथी बंदे से पूछता है आज की डेट क्या है। वो बंदा कहता है आज 7 जून है, तुम क्यों पूछ रहे हो। जिसमें शेन सोचने लगता है हाँ मुझे याद आया, इस टाइम पर अर्थ के सबसे बड़े सेक्ट जिसका नाम सेक्रेट सेक्ट है उसके लीडर गोम सुझाई की डेथ हुई थी। मुझे याद है मेरी पिछली लाइफ में गोम सुझाई की डेथ बहुत ज्यादा रहस्यमय हुई थी, किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया था। वो उस टाइम पर इतने ताकतवर थे कि हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी नहीं था जो कि उन्हें मार सके। अपोकलिप्स के टाइम पे अगर वो जिंदा होते तो पूरी रुख ही बदल सकते थे। वो चाहते तो उस टाइम पर उन सारे मोस्टर्स को मार सकते थे, इसलिए मोस्टर्स ने पहले ही उन पर अटैक करके उन्हें मारा होगा। अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन ये समझ के मैं क्या करूं, मैं किसी भी तरह से उनकी मदद नहीं कर सकता हूँ। ये मॉन्स्टर्स जो उन पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। मेरा कल्टिवेशन लेवल अभी तक ज़्यादा नहीं है कि उनका सामना कर सकूं। मैं तो इन मॉन्स्टर्स के सामने भी नहीं जा सकता, अगर इन्होंने मुझे देख भी लिया तो देख के ही मार देंगे। लेकिन फिर भी मुझे कुछ तो करना ही होगा। अब ये केवल अपोकलिप्स के नहीं है, सब कुछ बदलने वाला है। तभी शेन को एक बहुत तेज लाइट के साथ में एक स्क्रीन विंडो शो होती है जिसके ऊपर लिखा है तुम्हें इस कल्टिवेशन वर्ल्ड के अंदर 24 घंटे हो चुके हैं, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जो भी इक्विपमेंट तुम्हें यहाँ पर मिले हैं वो सब के सब तुम्हारी इन्वेंट्री में जोड़ दिए गए हैं, अब जल्दी से यहाँ से चले जाओ।
उस सिस्टम विंडो के इतना कहने के साथ ही शेन की बॉडी पिक्सल बन के वहां से गायब होने लगती है। शेन कहता है ये सब क्या हो रहा है, क्या मैं वापस से अपने असली वर्ल्ड में जा रहा हूँ। इसी के साथ ही शेन वहां से गायब हो जाता है और फिर हमें एक असली वर्ल्ड का सीन दिखाते हैं। ये है ओरिजिनल अर्थ, जहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स है, आसमान में बहुत सारे प्लेन्स उड़ रहे हैं, एक जगह पर काफी सारी भीड़ है। उस भीड़ के अंदर बीच में हल्की सी लाइट दिखाई दे रही है। उसी लाइट के अंदर से अचानक से शेन वहाँ पे अपीयर हो जाता है। किसी का भी शेन में बिल्कुल ध्यान नहीं जाता, सबके सब अपनी बातों में मगन रहते हैं। शेन इधर उधर देखता है और फिर कहता है ये तो मेरा हाई स्कूल है और ये है अर्थ उस टाइम की जब यहाँ पर डिस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ था। तभी शेन को पीछे की साइड से एक आवाज आती है, शेन इस आवाज को सुनते पहचान जाता है। वो पीछे की तरफ मुड़ के देखता है, पीछे एक लड़की होती है। इस लड़की का नाम इस सीरीज के अंदर सुअर बताया है। सच में सुअर, इस लड़की का नाम सुअर है। मे भी हो सकता है चाइनीज के अंदर इसका कोई मतलब होता हो, लेकिन हम नाम चेंज कर देंगे। अब इसका नाम सुजैन है। मुझे यकीन है हिंदी में सुजैन नाम सुअर से तो बेटर ही है। सुजैन शेन से कहती है ज़ैंग ने मुझे बताया तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो, तो मैं बात करने आई हूँ। इसी समय वहाँ पर एक लड़का जो होता है जिसका नाम ज़ैंग है। ज़ैंग शेन का एक काफी अच्छा दोस्त है। ज़ैंग वहाँ पर आके हंसते हुए सुजैन से कहता है हाँ सुजैन बिल्कुल, इसको तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। इस टाइम पर शेन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन शेन के अलावा आसपास जितने भी लोग खड़े होते हैं उन सभी को पता है कि शेन ने क्या बात करने के लिए इस लड़की को यहाँ पर बुलाया है। उनमें से एक कहता है तुम जानती हो ये लड़का शेन आज इस लड़की सुजैन को प्रपोज करने वाला है। दूसरी लड़की कहती है नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, इसको देख के नहीं लग रहा ये ऐसा कुछ करने वाला है। फिर हम शेन को देखते हैं। शेन इस टाइप पे बिल्कुल भी किसी को प्रपोज करने के मूड में नहीं होता, वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और लगातार ज़ैंग जी को घूर रहा होता है। शेन सोचता है मुझे याद है मेरी पिछली लाइफ में ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता था, लेकिन ये पूरी तरह से मेरी गलतफहमी थी। पिछली लाइफ में इसने मुझे एक अजीब सा पॉइजन दे दिया था जिससे मैं बहुत ज्यादा नशे में आ गया था। उस पॉइजन को देने के बाद भी ज़ैंग की चाहता तो मुझे संभाल सकता था, लेकिन इसने मुझे जबरदस्ती सुजैन से बात करने के लिए कहा और सुजैन के सामने मैंने कुछ बहुत सारी गलती हरकत कर दी और रिजल्ट के रूप में मेरे गाल पे एक बहुत तेज थप्पड़ आगे बढ़ गया और सुजैन ने हमेशा हमेशा के लिए मेरे से दोस्ती तोड़ दी। सब जगह पर मेरा इंप्रेशन पूरी तरह से खराब हो गया, लेकिन अब मेरे पास से मौका है, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। इस बार मुझे पहले से पता है ये क्या करने वाला है, तो इस बार सब कुछ बदल जाएगा। मेरी इस लाइफ के अंदर मैं उन गलतियों को बिल्कुल भी रिपीट करने वाला नहीं हूँ। तभी ज़ैंग वापस से शेन की मदद बनाने लगता है। वो उसे कहता है शेन कह दो जो कहने के लिए तुमने सुजैन को यहाँ पे बुलाया है। इसी समय आसपास खड़े सारे लोग भी शेन की हिम्मत बढ़ाने लगते हैं। वो सभी शेन से कहने लगते हैं हाँ शेन कह दो जो तुम कहना चाहते हो। इसके बाद में शेन सुजैन की तरफ देखता है और क्या कहता है ये अगले एपिसोड में पता पड़ेगा। यहीं पर इस एपिसोड को खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये है डूम्सडे इवोल्यूशन का एपिसोड 4। एपिसोड की शूटिंग देखते हैं। शेन अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में आ चुका है। सभी लोगों की नजर इस टाइम पर शेन के ऊपर है क्योंकि शेन एक लड़की सुजैन को प्रपोज करने वाला है। ज़ैंग शेन से कहता है शेन आगे बढ़ो और जो तुम्हें कहना है वो कह दो। इस टाइम पर आसपास सभी लोग भी शेन को ये कहने लगते हैं शेन आगे बढ़ो और कहो जो तुम कहना चाहते हो। फिर शेन सुजैन से कहता है सुजैन मैं तुमसे कहना चाहता था कि क्या तुम मेरे घर पे खाने के लिए आ सकती हो। मैंने कुछ खाना बनाने की चीज़ सीखी है, वो मैं तुम्हें खिलाना चाहता हूँ। ये सुनकर आसपास में जितनी भीड़ खड़ी होती है उन सभी को मुंह उतर जाता है। वो सभी कहने लगते हैं ये क्या कह रहा है, वाह अल्लाह सारा मूड खराब कर दिया। सुजैन भी शेन से ऐसे कहती है शेन बस इतना ही कहना है। शेन कहता है हाँ मुझे तो बस इतना ही कहना था। तभी ज़ैंग सुजैन से कहने लगता है नहीं सुजैन केवल इतना ही नहीं है, ये तुम्हें अभी प्रपोज करने वाला था। शेन ज़ैंग की तरफ देखता है और उसे कहता है नहीं ज़ैंग ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। शेन की बातें सुनकर ज़ैंग सोचने लगता है ऐसे तो मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा, लगता है अब प्लान बी को एग्जीक्यूट करना होगा। ये सोचते हुए ज़ैंग के मुंह पर एक वियर्ड स्मेल आती है। ज़ैंग शेन से कहता है शेन मुझे पता है तुम इस टाइम पर बहुत ज्यादा नर्वस हो, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। ये कहते हुए ज़ैंग शेन की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है। इस टाइम पर ज़ैंग के हाथ में एक अंगूठी होती है। शेन तुरंत ज़ैंग के हाथों पकड़ लेता है और फिर लगातार उस अंगूठी को देखने लगता है। ज़ैंग कहता है शेन ये तुम क्या कर रहे हो, इसका क्या मतलब है। शेन कहता है मेरी लाइन तुम क्यों बोल रहे हो, ये क्वेश्चन तो मुझे पूछना चाहिए। ये कहते शेन अपने हाथ जोर से घुमाता है। इसका ज़ैंग भी जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद में शेन ज़ैंग के हाथ में से उसकी अंगूठी बाहर निकाल लेता है और फिर से पूछता है ये अंगूठी कैसी है। ज़ैंग कहता है तुम इस अंगूठी के बारे में क्यों पूछ रहे हो, ये अंगूठी बिल्कुल नॉर्मल सी है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ये सुनकर शेन सोचने लगता है मेरी पिछली लाइफ में मुझे पता ही नहीं था मेरा दुश्मन कौन है और कौन सही मायनों में मेरी सही टाइम पर मदद कर सकता है, लेकिन इस टाइम पर मुझे पता है सू बहुत ज्यादा अमीर है
मैं इस टाइम पर सुजन के बॉडीगार्ड्स की मदद ले सकता हूँ। ये सोचने के बाद में शेन जेंग से कहता है, जेंग तुम खुद से कन्फेस नहीं कर रहे हो। अगर तुम अभी के अभी मेरे साथ में कन्फेस नहीं करते हो तो अब तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होगा उस सब के लिए तुम खुद जिम्मेदार होंगे। ये कहने के बाद में शेन एक नाम लेता है, सुई। शेन के इतना कहते ही दो बंदे भक्के आकर सुजन के सामने खड़े हो जाते हैं। ये दोनों के दोनों सुजन के बॉडीगार्ड है। एक का नाम ली है और दूसरी ये लेडी बॉडीगार्ड जिसका नाम सुई है। सुई शेन से पूछती है, शेन तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम तब तक मेरा नाम नहीं लोगे और न ही मुझे बुलाओगे जब तक सुजन के ऊपर कोई खतरा ना आए। शेन कहता है, ये सब बातें बाद में होती रहेगी, पहले तुम इस अंगूठी को देखो। ये कहते हुए शेन उस अंगूठी को सुई को दिखाने लगता है। उस अंगूठी के ऊपर एक छोटा सा कांटा लगा होता है। सुई उस अंगूठी को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है। ली सुई से पूछता है, सुई ये क्या है? सुई कहती है, ये एक अंगूठी है जिसके ऊपर जहर लगा हुआ है। आप इस अंगूठी के ऊपर एक छोटा सा कांटा देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जहरीला है। ये सुनकर सुजन बहुत ज्यादा चौंक जाती है। वो कहती है, जहरीली अंगूठी? शेन कहता है, मुझे पता था इसमें ऐसा ही कुछ है, लेकिन मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं था, इसलिए ये अंगूठी मैं पहले आपको दिखाना चाहता था। जिसके हाथ में ये अंगूठी थी वो मुझे और सुजैन दोनों को चोट पहुंचाना चाहता था। अब आपके हाथ में अंगूठी है और वो इंसान भी है जिसके हाथ में ये अंगूठी थी, ये है वो। ये कहते हुए शेन जैंग की तरफ इशारा कर रहा होता है। जैंग जल्दी से उठता है और वहां से भागने लगता है। ली और सुई उसे भागते हुए देख लेते हैं। ली तुरंत अपनी कोई स्किल यूज करता है और अचानक से गायब होकर सीधे जैंग के सामने आ जाता है। इससे जैंग बहुत चौंक जाता है। ली जैंग से कहता है, ए लड़के मेरे पास में आओ, ये लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल है, तुम्हें मैं सपनों की दुनिया में भेज देता हूँ, ऐसे सपने जहाँ पर तुम्हें तुम्हारी डार्क सच्चाई का पता पड़ेगा। ये कहते हुए ली वापस से एक स्किल यूज करता है और फिर अपने हाथ को जैंग के सर पर रख देता है और फिर उसे पूछने लगता है, मुझे बताओ तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारी क्या डिजायर्स और क्या नीड्स है। जैसे ही जैंग सुनता है वो बहुत ज्यादा हिप्नोटाइज हो जाता है। वो कहने लगता है, जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं वो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। ये देखकर शेन कहता है, ली को तो स्काई सिलेक्ट एबिलिटी आती है। सुजन कहती है, हाँ उन्हें आती है, वो एक बहुत शानदार कल्टीवेटर है। स्काई सिलेक्ट एबिलिटी ये एक स्पेशल एबिलिटी है जिसे यूज करने वाला जिसके ऊपर से यूज कर रहा है उसको हिप्नोटाइज कर सकता है। इस एबिलिटी को यूज करने के बाद में जिसके ऊपर इस एबिलिटी को यूज किया गया है वो हर वो काम करने के लिए तैयार हो जाएगा जिससे यूज करने वाला उसे कहेगा। ये एक तरह से हिप्नोटाइज माइंड कंट्रोल की तरह है। फिर ली इसी एबिलिटी को यूज करते हुए जैन से पूछने लगता है, मुझे बताओ सुजैन के साथ में ये सब करने के लिए तुमसे किसने कहा है? कौन है जो सुजैन को चोट पहुंचाना चाहता है? जैन कहता है, मुझे नहीं पता है, उससे मेरी ऑनलाइन बात हुई थी, वो कभी भी मेरे सामने नहीं आया, उसने बस मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे, मैं केवल पैसों के लिए काम कर रहा था। ये सुनकर शेन सोचने लगता है, अच्छा तो इस टाइम पर ऐसा हुआ था। तभी ली जैंग को फ्री कर देता है और फिर वहां से जाने लगता है और जाते हुए कहता है, इस लड़की को कुछ भी नहीं पता है। तभी जैंग शेन से माफी मांगने लगता है और उसे कहता है, शेन हमारी कई सालों की दोस्ती है, प्लीज इसे खराब मत करो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझ पे भरोसा करो, ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। शेन कहता है, तुम पे भरोसा करूं? ये कहते हुए शेन एक जोर से लात जैंग के पेट में मार देता है और उसे कहता है, कभी नहीं। ये लात पड़ते ही जैंग उछल के काफी दूर तक आ जाता है। फिर शेन सुई से कहता है, सुई इस मामले को बिल्कुल भी ऐसे खत्म मत करना, तुम्हें पता लगाना होगा इस सब के पीछे कौन है और कौन है जो सुजैन को इस तरह से चोट पहुंचाना चाहता है। सुई कहती है, तुम मुझसे बताओ कि मुझे क्या करना है, ये सब मैं वैसे भी करने वाली हूँ, इसलिए मुझे मेरा काम सिखाने की कुछ मत करो। तभी सुजैन शेन को थैंक यू कहने लगती है। उसे कहती है, शेन तुम्हारा शुक्रिया, तुमने जहाँ पे जो कुछ भी होने वाला था उसे रोक दिया। शेन कहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया, ये सब तो मैंने खुद के लिए किया है। इसी समय सुजन को शेन के बिहेवियर के अंदर काफी चेंज फील होने लगता है। वो सोचती है, शेन बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं लग रहा है। इसी समय शेन अपने सिस्टम विंडो के अंदर देखने लगता है और फिर सोचता है, मेरे को सिस्टम विंडो अभी तक शो हो रही है, जबकि इस टाइम पे मैं कल्टिवेशन वर्ल्ड के अंदर भी नहीं हूँ, यानी कि ये वाली विंडो हर जगह पे काम करती है। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मैं कभी भी वापस से कल्टिवेशन वर्ल्ड के अंदर पहुंच सकता हूँ। जैसे अचानक से मैं यहाँ पर आया था वैसे ही अचानक से मैं वहाँ पहुंच जाऊंगा। इसके अलावा अभी भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है जिसे सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कल्टिवेशन वर्ल्ड के अंदर मॉन्स्टर्स किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे, वो किस अटैक की बात कर रहे थे, मुझे इस बारे में थोड़ा अच्छी तरह पता लगाना होगा। जेंगी नाम की एक प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो चुकी है, लेकिन इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे सामने हैं। पहले मुझे सिस्टम को भी अच्छी तरह समझना होगा कि कब मैं इस वर्ल्ड के अंदर आता हूँ और कब उस वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ। मेरे पास में अब केवल ये सिस्टम ही है जो कि मेरी मदद कर सकता है आगे जो भी डिस्ट्रक्शन या अपोकलिप्स आने वाला है उसे रोकने में। इसी समय वहाँ पर एक बड़ी शिप आती है। सुई और ली जैन को पकड़कर उस शिप के अंदर लेके जाने लगते हैं। पीछे में सुजैन भी उस शिप के अंदर जा रही होती है। सुजैन उस शिप के अंदर जाते हुए शेन को बाय कहती है। शेन सोचने लगता है एक प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। इसी समय उस शिप भी उड़ती हुई चली जाती है। शेन कहता है
अब मैं अपने घर जा सकता हूँ और आराम कर सकता हूँ। काफी टाइम हो गया अपने घर नहीं गया। उस अपोकलिप्स के कारण कई सालों से मैं अपने घर नहीं गया हूँ। इसी समय शेन को एक और शिप की आवाज आने लगती है। वो शिप वहीं पे आके उतरती है। शेन उस शिप को देख के पहचान जाता है और कहता है ये तो नी फैमिली की शिप है। तभी उस शिप का डोर ओपन होता है। उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है। वो शेन से कहता है शेन आप हमारे साथ में चलिए, नी फैमिली ने आपको इन्वाइट किया है। ये सुनकर शेन सोचने लगता है नी फैमिली ने मुझे क्यों इन्वाइट किया है, उनके साथ तो मेरे कोई रिलेशन भी नहीं है। इस क्वेश्चन को शेन उस आदमी से पूछ लेता है। वो आदमी शेन को इसका कोई जवाब नहीं देता और कहता है बस आप शिप के अंदर आ जाइए, नी आपका इंतजार कर रहे हैं। शेन बिना कुछ सोचे शिप के अंदर चढ़ जाता है। उस शिप से वो नी के घर पहुंचते हैं। सामने की तरफ नी एक कुर्सी पे बैठा होता है। पास में एक लड़की खड़ी होती है। शेन नी को देखकर उससे पूछता है प्रेसिडेंट नी तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। इसके बाद में हमें नी को इंट्रोड्यूस करते हैं। नी का पूरा नाम नी यून है। नी स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट है। नी यून कहता है शेन तुम बहुत कमाल के हो, मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी है। उस फाइल के अंदर लिखा हुआ है हर फील्ड के अंदर बैटलफील्ड, स्ट्रेटेजी, एक्यूरेसी, हर फील्ड के अंदर तुम्हारे टॉप मार्क्स आते हैं, जो कि सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव है। और इसी वजह से वो लड़की सूजन भी तुम्हें बहुत पसंद करती है। तुम तो जानते ही होंगे सूजन कौन है। सूजन बहुत ज़्यादा अमीर है। उसके अलावा इस पूरे एरिया में जितनी भी अमीर फैमिलीज है वो सभी लोग सूजन को अपने साथ में रखना चाहते हैं। हर कोई सूजन को बहुत पसंद करता है, लेकिन सूजन तुम्हें पसंद करती है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम सूजन को छोड़ दो, इससे तुम्हारी परफॉर्मेंस के अंदर और ज़्यादा इंक्रीमेंट आएगा। शेन कहता है और अगर ऐसा मैं ना करूं तो। नी कहता है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी परफॉर्मेंस पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। अभी भी तुम्हारे फाइनल मार्क्स मेरे हाथ में है। उन मार्क्स के अंदर तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है और वो मार्क्स खराब हुए तो तुम्हारी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। उसके बाद में वैसे भी सूजन तुम्हें छोड़ देगी तो तुम दोनों हाथों से चले जाओगे। ये सुनकर शेन सोचने लगता है हाँ ऐसा हो सकता है। सबको पता है मेरे और सूजन के बीच में अच्छा रिलेशनशिप है, यानी कि इसी रिलेशन को तोड़ने के लिए किसी ने उस पॉइजन का यूज किया होगा। मे बी ऐसा भी हो सकता है उस पॉइजन को इसी ने यूज करवाया हो। तभी नी शेन से कहता है तो क्या सोचा तुमने। शेन कहता है मैंने अच्छी तरह सोच लिया है और वैसे भी इसमें सोचने वाला कुछ भी नहीं है। तुम सुजैन को पसंद करते हो तो तुम्हें सुजैन से ही बात करनी चाहिए। तुम्हें मुझसे बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस सब के अंदर मैं तुम्हारी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकता हूँ। ये कहते हुए शेन वहां से जाने लगता है। नी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नी अपने बॉडीगार्ड से पूछता है सब कुछ प्लान कैसे चल रहा है। बॉडीगार्ड कहता है पूरी तैयारी हो चुकी है। अब अगले 1 घंटे में ये लड़का शेन किसी एक्सीडेंट के अंदर मारा जाएगा और आपका रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। और यहीं पर इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।